हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वादे के मुताबिक मैं तीसरे एपिसोड भी लेकर आ गया हूं। अब जब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया तो उसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए कि अपनी अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन और जिनरोंग के बीच में मार्शल आर्ट रैंकिंग लिस्ट के लिए फाइट हो रही थी, जहाँ बाइटियन जिनरोंग के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे काफी कड़ी टक्कर दे रहा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि बाइटियन के अटैक की वजह से जिनरोंग खिसकता हुआ वहां से काफी पीछे चला गया था। और ये बात वहाँ पे खड़ी हुई सभी डिसेबल्स के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी। वो सभी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा, कॉम्बैट पावर में बाइटियन जिनरोंग के ऊपर भारी पड़ रहा है, जिसे आज तक कॉम्बैट पावर में कोई भी नहीं हरा पाया। वहीं दूसरी तरफ हम जिनरोंग को देखते हैं, जिसे अब वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी मैजिकल स्पिरिचुअल स्टिक का यूज करते हुए एक पर्पल थंडर स्काई टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी वो पर्पल मैजिकल स्टिक मल्टीपल स्पिरिचुअल स्टिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब उन मैजिकल स्टिक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर और भी निकल रहा था, जिनकी मदद से देखते ही देखते जिनरोंग ने वहाँ पे बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता, और वो बस वहाँ पे अपनी लाइटिंग स्पीड का यूज करते हुए बहुत ही इजीली उसके सभी हमलों को डॉज किया जा रहा था। अपने अटैक को इस तरह से बेकार जाते हुए देखकर जिनरोंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पेशल मैजिकल स्टिक को अपने पास वापस बुलाते हुए खुद उसे लेकर बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन रिजल्ट इसका भी सेम ही रहता है, क्योंकि उसका कोई भी अटैक वहाँ पे बाइटियन को छू भी नहीं पा रहा था। इसी बीच बाइटियन ने वहाँ पे एक बार फिर से मौके का फायदा उठाते हुए जिनरोंग के पेट में अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक पंच मार दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जिनरोंग खिसकते हुए एक बार फिर से काफी पीछे चला गया था। और अब फाइनली बाइटियन भी डिफेंस से अटैकिंग मोड में आ गया था। वो वहाँ पे अपनी आइस एंड फायर एलिमेंट की पावर को आपस में मर्ज करते हुए एक किलिंग सूट फॉर्मेशन बनाने लगा था, जो कि बाइटियन के अल्टीमेट हमलों में से एक था। और बाइटियन की उस किलिंग सूट फॉर्मेशन से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स की आंखें बाहर आने को हो गई थी। जबकि जिनरोंग ने भी बाइटियन के हमले को रोकने के लिए एक बार फिर से अपनी मैजिकल स्पिरिचुअल स्टिक का साइज बढ़ा दिया था। और तब तक हम देखते हैं कि बाइटियन ने भी अपनी किलिंग सूट से जिनरोंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए जिनरोंग बेचारा वहाँ पे अपना पूरा हमला कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मैजिकल स्पिरिचुअल स्टिक वहाँ पे बाइटियन की किलिंग सूट को नहीं रोक पा रही थी। और देखते ही देखते बाइटियन की किलिंग सूट उसकी मैजिकल स्टिक को चीरते हुए सीधा वहाँ पे आकर जिनरोंग को हिट कर गई थी। हालांकि बाइटियन ने एंड टाइम पे अपने हमले का रुख मोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके और प्रेशर की वजह से जिनरोंग वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। इवन अब बेचारे जिनरोंग की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जो देखकर सभी डिसेबल्स वहाँ पे बाइटियन की तारीफें करते हुए उसकी जय जयकार करने लगे थे। जबकि उन सबसे अलग बेचारी किंगलोंग जिनरोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, और वो जल्दी से बैटल अरीना के अंदर आकर वहाँ पे जिनरोंग को उठाने की कोशिश करने लगी थी। और उसे वहाँ पे उठाते हुए उससे पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? वहीं किंगलिंग को वहाँ पे अपनी इतनी ज्यादा फिक्र करते हुए देखकर बेचारे जिनरोंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। और जब उसकी नजर किंगलिंग के खूबसूरत फेस के ऊपर पड़ती है, तो एक लम्हे के लिए बेचारे जिनरोंग भी वहाँ पे किंगलिंग की खूबसूरती में खो गया था, जो देखकर किंगलिंग भी ब्लश करने लगी थी। तभी जिनरोंग वहाँ पे खुद को संभालते हुए उससे कहता है कि मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मैं हार गया, और हाँ, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी केयर करने के लिए। और अभी जिनरोंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे पेन की वजह से वहाँ पे खांसी आने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि जिनरोंग ने वहाँ पे अकेले खुद को काफी हद तक संभाल लिया था। इसी बीच एम्परर ने भी बैटल अरीना के अंदर आते हुए बाइटियन को इस फाइट का विनर घोषित कर दिया था, जो सुनकर तो लड़कियां वहाँ पे बाइटियन के लिए पागल होने लगी थी। वो सभी बाइटियन का नाम चिल्लाते हुए उसकी तारीफें करने लगी थी। वहीं एम्परर ज़िया भी बाइटियन की ये फाइट जीतने पर उसे कांग्रेट्स कहती हैं, और उसे बताती हैं कि अब बस तुम्हें फूजन को ही हराना है अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए। अगर तुमने फूजन को हरा दिया तो तुम मार्शल आर्ट रैंकिंग लिस्ट के नंबर 1 पे आ जाओगे, और अब जब तुमने यहाँ पे जिनरोंग को हरा दिया है तो जिनरोंग की सेकंड नंबर की पोजीशन अब तुम्हारी हुई। और ये कहकर एम्परर ज़िया जिनरोंग से कहती है कि जिनरोंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी इस हार से गुस्सा नहीं होगे, बल्कि तुम इसे अपने एक सीख की तरह लोगे और फ्यूचर में बाइटियन को हराने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और अगर तुम बाइटियन को न भी हरा पाए तो तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। एम्परर की ये सारी बातें सुनकर जिनरोंग भी एम्परर का उसका हौसला बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है, जो देखकर किंगलिंग के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे यहाँ पे इस बात की खुशी हो रही थी कि जिनरोंग बाइटियन को अपना दुश्मन नहीं समझ रहा। इससे आगे उसके लिए रास्ता आसान होने वाला था। वहीं बाइटियन वहाँ पे एम्परर से कहता है, एम्परर, अब जब मैं मार्शल आर्ट रैंकिंग लिस्ट के नंबर 2 पे आ गया हूँ तो क्या मैं दोबारा स्पिरिचुअल बुलेट पूल के अंदर जाकर प्रैक्टिस कर सकता हूँ? जिस पे एम्परर हमें अपना सारे हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। और ये कहकर एम्परर ने वहाँ पे एक और टोकन बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे बाइटियन को दे दिया था, जिसकी मदद से बाइटियन एक बार फिर से स्पिरिचुअल बुलेट पूल के अंदर जाकर प्रैक्टिस कर सकता था। और बाइटियन भी उस टोकन के लिए वहाँ पे एम्परर का शुक्रिया अदा करता है। खैर उसके बाद बाइटियन अपनी बहन किंगलिंग को लेकर सुजाकू अकेडमी के हेडमास्टर, जो कि और कोई नहीं बल्कि 6th एल्डर ही थे, उनके पास आ गया था। और बाइटियन अपनी बहन को 6th एल्डर के साथ मिलवाते हुए उन्हें बताता है कि ये मेरी बहन किंगलिंग है, और एम्परर ज़िया ने इसे सुजाकू अकेडमी में जाकर प्रैक्टिस करने की इजाजत दी है। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि 6th एल्डर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए बाइटियन से कहते हैं कि हाँ, एम्परर ने मुझे पहले इसके बारे में बता दिया था। और ये कहकर 6th एल्डर वहाँ पे अपने अकेडमी की एक बैच को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे किंगलिंग को देते हुए कहते हैं, लिटिल गर्ल, ऐसे तुम मेरी सुजाकू अकेडमी की डिसेबल हो। तुम्हारा भाई बाइटियन अभी हुआंगफू अकेडमी का डिसेबल है, लेकिन कभी वो भी मेरी सुजाकू अकेडमी का ही डिसेबल हुआ करता था। वो यहाँ से ट्रेनिंग करते हुए हुआंगफू अकेडमी तक पहुंचा है। सुजाकू अकेडमी के अंदर अभी भी उसका रूम खाली पड़ा हुआ है, तुम उसी रूम में ही जाकर रह सकते हो। 6th एल्डर की ये बात सुनकर किंगलिंग वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करती है, जिसपे 6th एल्डर भी स्माइल करते हुए उसे कहते हैं कि कोई
बात नहीं। और ये कहकर सिक्स एल्डर वहाँ पे बाइटियन को कांग्रेट्स करते हुए कहते हैं, तो फाइनली आज तुमने जिन लोगों को भी हरा दिया। मुझे उम्मीद है तुम बहुत जल्द हमारे लैंड वुफू मेंशन के नंबर 1 जीनियस डिसेबल बन जाओगे और अकेले ही अपनी नंबर 1 की पोजीशन पे राज करोगे। सिक्स एल्डर की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे उसका हौसला बढ़ाने के लिए सिक्स एल्डर का शुक्रिया अदा करता है, जिसपे सिक्स एल्डर उसे कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये सब तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी जैसी कल्टीवेशन स्पीड आज तक मैंने कभी नहीं देखी, पर भले तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वो लड़की फूजन भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो इतनी आसानी से तुम्हें अपने नंबर 1 की पोजीशन नहीं देने वाली। और अब तो मैंने सुना है कि उसने 1 स्टार वुजुंग रियल में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से अब तुम्हारा उसे हरा पाना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। सिक्स एल्डर की ये बात सुनकर बाइटियन उनसे कहता है कि जितने ज्यादा मुश्किल चैलेंजेस होंगे मुझे आगे बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा हौसला मिलेगा। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे सिक्स एल्डर से अलविदा लेते हुए वहाँ से जाने की इजाजत मांगता है, जिसपे सिक्स एल्डर भी उसे वहाँ से जाने की इजाजत देते हुए कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी मुझे तुम्हारी तरफ से काफी ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी। जिसपे बाइटियन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी बहन किंगलिंग को लेकर उसे अपना रूम दिखाने के लिए चला गया था। और बाइटियन अपनी बहन को अपना रूम दिखाते हुए उसे कहता है कि ये सारी जगह तुम्हारी है, तुम यहाँ पे कहीं भी रह सकती हो, और अगर तुम यहाँ पे बोर फील करती हो तो रेंसी का रूम भी साथ में ही है, तो तुम वहाँ जाकर उसे भी मिल सकती हो। जिसपे किंगलिंग भी स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ समझ गई। वो यहाँ पे बाइटियन की बात का कोई और ही मतलब निकाल रही थी, जबकि बाइटियन वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसे कहता है कि इन दिनों में मैं द ग्रेट मार्शल मास्टर एलएम के 4 स्टार में ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो हो सकता है कुछ दिनों तक हमारी मुलाकात ना हो सके। बाइटियन की ये बात सुनकर तो वहाँ पे किंगलिंग को एक झटका लगता है और वो चौंकते हुए अपने भाई से कहती है, क्या तुम द ग्रेट मार्शल मास्टर एलएम के 3rd स्टार में ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुके हो। जिसपे बाइटियन भी स्माइल करते हुए हमें अपना सर हिलाता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम बस कुछ दिन और वेट करो, मैं बहुत जल्दी ग्रेट मार्शल मास्टर एलएम के 4th स्टार में भी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। उसके बाद तो फैमिली कंपटीशन में हमारी सू फैमिली ही जीतेगी। अपने भाई की ये बात सुनकर किंगलिंग को वहाँ पे आज अपने भाई बाइटियन के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा था। वो बाइटियन के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि बाइटियन तुम वाकई बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुमने हमारी सू फैमिली की सारी मुसीबतें अकेले ही संभाल ली है। अगर तुम हमारे साथ ना होते तो अब तक शायद हमारी सू फैमिली के ऊपर कब्जा हो चुका होता। अपनी बहन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन भी वहाँ पे स्माइल करने लगा था और वो वहाँ पे हन फैमिली से मिली हुई 3 सोल गेटिंग पिल्स को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे अपनी बहन को दे देता है और उसे बताता है कि इन पिल्स की मदद से तुम्हें प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी बहन को अलविदा कहते हुए वहाँ से जाने लगा था, लेकिन वो वहाँ से जाते जाते अपनी बहन से ये भी कह रहा था कि अगर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता देना। अपनी भाई की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी किंगलिंग वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वहीं बाइटियन अपनी बहन को अलविदा कहते हुए खुद स्पिरिचुअल ब्लड पूल की तरफ निकल गया था, जहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल का गार्डियन एल्डर मजे से सो रहा था। और बाइटियन उसके फेस के करीब जाते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही गौर से देखने लगता है और जैसे ही वो एल्डर वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे अपने सामने बाइटियन दिखता है, जिसे देखते ही बेचारा वो एल्डर वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था और वो हड़बड़ाकर वहाँ पे उठते हुए बाइटियन से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। असल में वो एल्डर बाइटियन से काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि पिछली बार जब बाइटियन स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर गया था तो उसने स्पिरिचुअल ब्लड पूल की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था। वहीं उस एल्डर की यह बात सुनकर बाइटियन उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। और ये कहकर बाइटियन एम्परर का दिया हुआ सेकंड रेकॉर्ड लिस्ट वाला टोकन बाहर निकालकर उसे वहाँ पे एल्डर को दिखाता है, जिसे देखते ही उस एल्डर की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी और वो जल्दी से बाइटियन के हाथ से वो टोकन लेकर उसे वहाँ पे देखते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरह के मोस्टर कल्टीवेटर हो। अभी कुछ दिन पहले तो तुम 3rd रैंक पे थे और आज तुम यहाँ पे सेकंड रैंकिंग का टोकन लेकर आए हो। ओके, तुम स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, पिछली बार की तरह उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व मत कर जाना, वरना इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन तो वहाँ पे एल्डर की सारी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल की तरफ बढ़ गया था, जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह पीछे से ही बाइटियन को एक किक मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन साइड पे होते हुए उस एल्डर की किक से बच गया था और वो वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर जाते हुए कहता है, आप फिक्र मत करो, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे उस बड़े से गेट से होते हुए स्पिरिचुअल ब्लड पूल वाले फॉरबिडन एरिया के अंदर आ गया था। लेकिन वहाँ पे आते ही बाइटियन को वहाँ पे किसी और का भी ऑरा महसूस होता है, जो महसूस करके बाइटियन वहाँ पे खुद से ही कहता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले से ही कोई प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ है। और अभी बाइटियन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही उसके ऊपर काफी सारे शॉर्ट स्लैशेस से हमला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन भी अपनी लाइटिंग स्पीड का यूज करते हुए उन सभी हमलों से बच गया था और उसी के साथ बाइटियन ने वहाँ पे अपनी जायंट स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए जिस तरफ से उसके ऊपर हमला हुआ था उसी तरफ दोबारा हमला भी कर दिया था। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि फूजन ने ही किया था और फूजन ने भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए बाइटियन के हमले को बहुत इजीली रोक लिया था। और जैसे ही फूजन की नजर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर पड़ती है तो वो स्माइल करते हुए कहती है, बाइटियन ओ तो ये तुम हो। फूजन को वहाँ पे देखकर बाइटियन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे पहले से ही प्रैक्टिस करने के लिए आई होगी। बेचारी फूजन को यहाँ पे बाइटियन से काफी ज्यादा शर्म भी आ रही थी, लेकिन वो भाई से खुद को नॉर्मल रखते हुए बाइटियन से कहती है कि तुम एक ही महीने में यहाँ पे दूसरी बार प्रैक्टिस करने के लिए आए हो, इसका मतलब है कि जरूर तुमने जिनरोंग को हराते हुए मार्शल आर्ट लिस्ट की सेकंड पोजीशन हासिल कर ली होगी। फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन भी स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर जंप लगाते हुए उसे बताता है कि हाँ उसे मैंने आज ही हराया है। जिसपे फूजन उससे कहती है, ओ तो इसका मतलब है कि अब सिर्फ मैं ही बची हूँ, तो बताओ मुझे कब चैलेंज करने वाले हो। फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हुए उससे कहता है कि जिस दिन तुमने अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया उसी दिन मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। बाइटियन
बाइटेन की ये बात सुनकर फूजन वहाँ पे बाइटेन के पास आकर उसके मजे लेते हुए उसे कहती है, अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं खुद ही तुमसे हार जाऊंगी। और ये कहते हुए फूजन ने वहाँ पे बहुत ही प्यार से बाइटेन की फिस्ट को भी पकड़ लिया था, लेकिन बाइटेन उसे वहाँ पे खुद से दूर करते हुए कहता है, नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें हराया तो उस दिन मैं तुम्हें सबके सामने ओपनली ही हराऊंगा और किसी की मदद भी नहीं लूंगा। बाइटेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फूजन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए स्माइल करने लगी थी, क्योंकि बाइटेन की ये बात उसे काफी अच्छी लगी थी। इसलिए वो बाइटेन से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ तो मुझे ज्यादा वेट नहीं करवाओगे। अब ये भी बाइटेन के पैर में पूरी तरह से लट्टू हो चुकी है। अब आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारी मेन हीरोइन कौन बनती है, मुरेंजी या फूजन, या फिर दोनों ही। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वहीं बाइटेन भी फूजन को एक आंख से खुद से दूर जाते हुए देख रहा था, और जब फूजन वहाँ पे उसे दूर चली जाती है तो बाइटेन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाऊंगा। जिस दिन मैंने दी ग्रेट मार्शल मास्टर रियलम के 4 स्टार में ब्रेक थ्रू कर लिया, उसके बाद मैं तुम्हें चैलेंज भी कर दूंगा। और ये कहकर बाइटेन ने वहाँ पे एक सोल गैदरिंग पिल को खाते हुए अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। और बाइटेन जैसे आज यहाँ पे ठान के आया था कि वो 4 स्टार दी ग्रेट मार्शल मास्टर रियलम में ब्रेक थ्रू करके रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे बाइटेन वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था वैसे ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके आइस एंड फायर वाला गोल्ड चक्र वहाँ पे उसके पीछे एक्टिवेट होने लगा था। और देखते ही देखते उस गोल्ड चक्र का साइज वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे बाहर का पूरा मौसम भी चेंज होने लगा था। जबकि बाइटेन तो अभी भी वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल की पैर नजी को अपने अंदर ऑब्जर्व किए जा रहा था, और उसे भी ज्यादा तेजी से उसका गोल्ड चक्र वहाँ पे उस नजी को ऑब्जर्व कर रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे वो पूरी जगह ही हिलने लगी थी। और तभी बाइटेन वहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे 4 स्टार दी ग्रेट मार्शल मास्टर रियलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगा था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बाइटेन से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि वो पूरी जगह ही वहाँ पे धीरे धीरे गिरने लगी थी। इवन बाइटेन से निकल रहे ऑरा प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि फूजन के सारे कपड़े वहाँ पे फट गए थे, जिसके साथ ही बाइटेन वहाँ पे सक्सेसफुली दी ग्रेट मार्शल मास्टर रियलम के 4 स्टार में ब्रेक थ्रू कर गया था। और पिछली बार की तरह इस बार भी उसने स्पिरिचुअल ब्लड पूल की सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था। और जब वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नजर वहाँ पे फूजन के ऊपर पड़ती है, जिसके सारे कपड़े वहाँ पे फट चुके थे। और फूजन को इस हालत में देखकर हम देखते हैं कि बाइटेन की नजरें वहाँ पे फूजन से हट ही नहीं रही थी, जो देखकर फूजन ने जल्दी से वहाँ पे खुद को छुपा लिया था। जिसके बाद बाइटेन भी वहाँ पे ड्रामा करते हुए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो भी सब कुछ देख लेने के बाद ये देखकर फूजन वहाँ पे बाइटेन से सवाल करते हुए पूछती है, तो कैसी लग रही हूँ मैं तुम्हें इस हालत में। जिसपे बाइटेन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से फूजन को जवाब देते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम वाकई बहुत ज्यादा प्यारी हो। अब बाइटेन का ये कहना था कि हम देखते हैं कि फूजन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उसने अचानक ही वहाँ पे बाइटेन के ऊपर हमला करते हुए उसे स्पिरिचुअल ब्लड पूल से उठाकर बाहर फेंक दिया था। और उन दोनों की नोक झोंक के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।